हमेशा जीत का दावा करो, हार कभी मत मानो। अमेरिका के मशहूर वकील और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रॉय कून ऐसा कहा करते थे। वही रॉय कून जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मेंटर थे। ट्रंप की अपनी राजनीति भी इसी पुराने उसूल पर टिकी है, बात टैरिफ की हो, वेनेजुएला की या 8-9 जंग रुकवाने के दावों की। ट्रंप हमेशा जीत का दावा करते आए हैं, लेकिन अब ईरान के साथ युद्ध में यही रणनीति लड़खड़ाती दिख रही है। 4-6 हफ्तों के लिए शुरू हुई ईरान जंग को 5 महीने से ज्यादा समय हो चुका है। ट्रंप की जिद, गलत आकलन और खराब फैसलों ने ईरान को वो ताकत दे दी है जिससे वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। ऐसे में अब ट्रंप के सामने क्या ऑप्शंस बचे हैं? क्या ये जंग कभी खत्म हो पाएगी? जंग के बाद ईरान की छवि पर क्या असर पड़ेगा और इन सब के बाद ट्रंप अमेरिकी इतिहास में कहां खड़े होंगे? आज इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। डोनाल्ड ट्रंप ने दरियादिली दिखाते हुए ईरान को एक और मौका दिया है, मगर कहा है कि ये आखिरी बार है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो सऊदी अरब, यूएई, कतर और खुद ईरान के कहने पर ये मौका दे रहे हैं। उम्मीद जताई कि इस बार ईरान को अक्ल आ जाए और वो एक अच्छी डील साइन करने के लिए तैयार हो जाए। मगर ट्रंप ने ये नहीं बताया कि अगर ईरान नहीं माना तो वो क्या करेंगे। खैर, ट्रंप का दावा है कि अभी भी ईरान के साथ बातचीत चल रही है। पहले बात हॉर्मुज खोलने पर होगी, जो कि कल ही खुल जाना चाहिए। इसके बाद अगले चरण में ईरान को न्यूक्लियर फ्री बनाने पर बात होगी। ट्रंप के दावों से उलट ईरान ने कहा कि उसकी अमेरिका से कोई बात नहीं हो रही है, बल्कि वो तो ओमान के साथ हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर प्लान बना रहा है। इस प्लान की जो डिटेल्स छनकर बाहर आई हैं, वो बताती हैं कि हॉर्मुज पर कंट्रोल ईरान का ही रहेगा। इस रास्ते गुजरने वाले जहाजों से सीधे कोई टोल नहीं वसूला जाएगा। समझौते में एक सर्विस फीस का प्रावधान रखा गया है। ये शुल्क 3 चीजों की लागत पूरी करने के लिए होगा। पहली, जहाजों की आवाजाही से पर्यावरण पर होने वाले असर से निपटने के लिए। दूसरी, कार्गो जहाजों और तेल टैंकरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। और तीसरी, इस पूरे समुद्री रास्ते के संचालन में तैनात कर्मचारियों का खर्च उठाने के लिए। ईरानी अधिकारियों का ये भी कहना है कि इस सर्विस फीस से होने वाली कमाई को ईरान और ओमान बराबर बराबर बांटेंगे। इसके अलावा ईरान के एक मिलिट्री सलाहकार ने धमकी भी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरान से नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाया तो अमेरिका के जहाजों और सेना को गंभीर जोखिम उठाना पड़ेगा। ट्रंप और ईरान दोनों के लहजे से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि फिलहाल पत्ते किसके हाथ में हैं, कौन चीजों को कंट्रोल कर रहा है और कौन केवल उम्मीदों के भरोसे बैठा है। ईरान जंग की वजह से ट्रंप की मुश्किलें घर पर भी बढ़ रही हैं। अमेरिका में ऐसी कीमतें लगातार बढ़ी हैं जिसका असर सीधे आम अमेरिकी की जेब पर पड़ रहा है। ऐसे में चौतरफा घिरे ट्रंप इसका गुस्सा तेल कंपनियों पर निकाल रहे हैं। कह रहे हैं कि कंपनियां मोटा मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन तेल सस्ता नहीं कर रही हैं। उन्होंने 2 अमेरिकी कंपनियों शेवरॉन और एक्सॉन मोबाइल का नाम लेकर कहा कि ये बहुत ज्यादा पैसे कमा रही हैं, जिससे वो खुश नहीं हैं। पॉलिटिकल फ्रंट पर भी ट्रंप के लिए हालात बुरे होते जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का एक सर्वे बताता है कि लगभग 10 साल में पहली बार इकोनॉमी के मामले में वोटर्स रिपब्लिकन पार्टी से ज्यादा डेमोक्रेट्स को पसंद कर रहे हैं। सर्वे में यह भी सामने आया है कि खुद ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 35% पहुंच गई है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ये सबसे खराब रेटिंग्स में से एक है, वो भी मिड टर्म से ठीक पहले। हालांकि एज यूजुअल ट्रंप ने इन रेटिंग्स को फेक बताया है। कहा है कि मेरे असली पोलिंग नंबर्स अब तक के हाईएस्ट लेवल पर हैं। अब ट्रंप भले ही अपने आप को कितने ही नंबर क्यों ना दे दे, लेकिन विदेशी मीडिया में जो खबरें और आर्टिकल्स छप रहे हैं, जो विश्लेषण किए जा रहे हैं, वो ट्रंप के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ब्रिटिश मीडिया द गार्डियन में पत्रकार एंड्रयू रोथ लिखते हैं कि ट्रंप को पहली बार ऐसा प्रतिद्वंदी मिला है जो उनके जितना ही जिद्दी है। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पिछले हफ्ते ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका और ईरान के बीच नई बातचीत शुरू होने वाली है, लेकिन ईरान का जवाब बैलिस्टिक मिसाइलों के तौर पर आया। ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया। यानी जिस शांति प्रक्रिया की बात हो रही थी वो किस तरफ जाएगी, अब ये तय करने की ताकत ईरान के हाथ में दिखाई देने लगी है। जब ईरान ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत चल ही नहीं रही तो ट्रंप चिढ़ गए। ट्रुथ सोशल पर उन्होंने ईरानी नेतृत्व को बड़ा धोखेबाज बताया। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगेई ने कहा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। उनके मुताबिक ईरान की बात सिर्फ ओमान के साथ चल रही है, वो भी हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर।
उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अगर कोई समझौता होता भी है तब भी हॉर्मुज पहले जैसे पूरी तरह से खुला नहीं होने वाला। एंड्रयू रोथ का कहना है कि अगर जमीनी हालात देखें तो पिछली बातचीत के बाद से बहुत कुछ बदला भी नहीं है। ईरान के पास अब भी दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति को हॉर्मुज के जरिए प्रभावित करने की क्षमता है। दूसरी तरफ अमेरिका के पास अब भी हमला करने की सैन्य ताकत है, लेकिन वो अहम मिसाइलों और ऐसे टारगेट्स की कमी से जूझ रहा है जिन पर हमला करके ईरान को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर किया जा सकता है। यानी अमेरिका फिलहाल ईरान पर प्रेशर बनाने की स्थिति में नहीं है। इस पूरे समीकरण में एक फैक्टर राजनीतिक दबाव भी है। अमेरिका में मिड टर्म चुनाव अब सिर्फ 3 महीने दूर हैं। इस बीच रॉयटर्स इप्सोस के एक नए सर्वे के मुताबिक 1/3 से भी कम अमेरिकी इस युद्ध का समर्थन करते हैं। यानी ट्रंप के सामने चुनौती सिर्फ ईरान नहीं बल्कि अपने ही देश की जनता भी है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में सीनियर कॉलमनिस्ट जेरार्ड बेकर लिखते हैं, जब कोई जंग पूरी तरह नाकामी में बदल जाए तो उसे खत्म कैसे किया जाता है। 5 महीने बाद अब हर कोई देख सकता है कि ये जंग एक फियास्को यानी बड़ी नाकामी बन चुकी है। उनकी दलील एकदम साफ है। इस युद्ध में ट्रंप ने जो भी लक्ष्य तय किए थे उन सबको हासिल करने में वो अब तक नाकाम रहे हैं। इसके उलट जंग ने अमेरिका के सामने रणनीतिक स्थिति को कमजोर किया है, ईरान की क्षेत्रीय पकड़ को मजबूत किया, अमेरिकी हथियारों के भंडार को खाली किया और दुनिया में अमेरिका की साख को भी नुकसान पहुंचाया है। बेकर के मुताबिक ट्रंप अब ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जहां से ना आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही पीछे हट पा रहे हैं। ट्रंप अब तक करीब 6 बार बड़े हमले करने की धमकी दे चुके हैं और उससे पीछे हट चुके हैं। वो 30 से ज्यादा बार ये ऐलान कर चुके हैं कि जंग खत्म हो गई है, लेकिन हुआ इसमें से कुछ भी नहीं है। जेरार्ड बेकर ने आगे लिखा, ईरान अमेरिका को लगातार भ्रम में रख रहा है। उधर अमेरिका खुद को ही ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि हालात उसके कंट्रोल में हैं। ट्रंप किसी हफ्ते ईरान के नए नेतृत्व को समझदार बताते हैं और अगले ही हफ्ते उन्हें बेईमान कह देते हैं। कभी हॉर्मुज के रास्ते गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने का ऐलान होता है, फिर वही बात वापस ले ली जाती है। कभी ट्रंप सहयोगी देशों से कहते हैं कि अमेरिका को उनकी जरूरत नहीं है और कुछ समय बाद उन्हीं पर मदद न करने का आरोप लगा देते हैं। बेकर के मुताबिक मौजूदा हालात देखकर ऐसा लगता है जैसे वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान की तरह ही ये युद्ध भी शायद तभी खत्म होगा जब व्हाइट हाउस में कोई नया राष्ट्रपति आएगा। अमेरिका की रणनीति को बारीकी से समझने वाले CNN के रिपोर्टर स्टीफन कॉलिंसन भी इस चिंता से इत्तेफाक रखते हैं। उनके मुताबिक अगर ट्रंप जल्दी कोई रास्ता नहीं निकालते तो ये जंग उनके पूरे कार्यकाल की पहचान बन सकती है। स्टीफन के हिसाब से इस वक्त ट्रंप के पास 3 रास्ते हैं। पहला, जैसा अभी चल रहा है वैसे ही चलता रहे, यानी बीच बीच में हवाई हमले, फिर अस्थायी युद्ध विराम और फिर दोबारा हमले। एक ऐसी जंग जिसका कोई साफ अंत नहीं है। दूसरा रास्ता है जंग को और आगे बढ़ाना, यानी सिर्फ हवाई हमले तक सीमित न रहकर सेना को जमीन पर उतारना। इससे जंग का दायरा बढ़ जाएगा, हार और जीत दोनों की संभावना होगी। और तीसरा रास्ता है अपने बड़े लक्ष्य अधूरे छोड़कर पीछे हट जाना, माने एक तरह से हार मान लेना। स्टीफन के मुताबिक कोई भी राष्ट्रपति अपनी पहचान एक हारी हुई जंग से नहीं जोड़ना चाहता। ट्रंप खुद सत्ता में इस तरह की जंगों को विरोध करते हुए आए थे। 2016 के चुनाव प्रचार में उन्होंने कहा था कि वो उन युद्ध से दूर रहेंगे जो न कभी खत्म होने वाले हैं और न ही उन्हें जीता जा सकता है। लेकिन अब व्हाइट हाउस में बैठकर वो खुद भी ऐसी जंग शुरू करने वालों में शामिल हो गए हैं। इस कारण भी ट्रंप की झुंझलाहट लगातार बढ़ती जा रही है। 1 अगस्त को उन्होंने सऊदी अरब, UAE और कतर की अपील पर हमला रोकने की बात कही, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उनका लहजा फिर बदल गया। ईरान को चेतावनी दी कि अगर बातचीत एक बार फिर फेल हुई तो अब अमेरिका ईरान के पूरे नेतृत्व को खत्म कर देगा। स्टीफन लिखते हैं कि अगर इस बार भी ईरान ने ट्रंप की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया तो फिर आगे क्या होगा। अगर अमेरिकी नौसेना जबरदस्ती हॉर्मुज खुलवाने की कोशिश करती है तो उसके युद्धपोत ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स की सीधी जद में आ सकते हैं। अगर खाग द्वीप जैसे इलाकों में जमीनी ऑपरेशन शुरू होता है तो लड़ाई बहुत जल्दी और कहीं ज्यादा खूनी रूप ले सकती है। ट्रंप ने जब जंग शुरू की थी तब उन्होंने कहा था कि वो ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने दे सकते, इसलिए हमले कर रहे हैं। पिछले 5 महीनों में सैकड़ों बार ये बात दोहराई गई, लेकिन ब्रिटिश मीडिया द इकोनॉमिस्ट की माने तो जंग ने ईरान को ये एहसास कराया है कि उसके पास पहले से ही एक ऐसा हथियार मौजूद है जिसकी ताकत किसी परमाणु बम से कम नहीं है। ये हथियार है उसका भूगोल, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसकी करीबी। यही रास्ता आज ईरान की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। अमेरिका और उसके सहयोगियों को उम्मीद थी कि ये बढ़त ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने कहा था कि हॉर्मुज को बंद करना ऐसा पत्ता है जिसे सिर्फ एक बार ही खेला जा सकता है, लेकिन द इकोनॉमिस्ट की अपनी पड़ताल कुछ और कहती है।
मैगजीन ने एक डेटा मॉडल तैयार किया है जिसे वो हॉर्मुज डिपेंडेंसी डैशबोर्ड कहता है। इसके मुताबिक आने वाले सालों में ईरान की पकड़ कुछ कम जरूर हो सकती है, लेकिन पूरी तरह खत्म होने की संभावना नहीं है, बल्कि खाड़ी के अपने पड़ोसी देशों पर उसका प्रभाव कई मामलों में और भी बढ़ सकता है। इसी वजह से खाड़ी के देश अब हॉर्मुज के विकल्प तैयार करने में जुट गए हैं। सऊदी अरब ने लाल सागर तक जाने वाली अपनी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को पूरी क्षमता से चलाना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको ने इसके बाद फायदा होने का भी दावा किया है। यूएई भी अपनी फुजैरा पाइपलाइन की पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है। नए प्रोजेक्ट्स के जरिए 2030 तक रोजाना कई मिलियन बैरल तेल को दूसरे रास्तों से भेजने की क्षमता तैयार करने का प्लान है। लेकिन द इकोनॉमिस्ट कहता है कि इसके बावजूद लाखों बैरल तेल ऐसा रहेगा जिसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। कतर के एलएनजी के मामले में तो हालात और भी कठिन हैं। उसके गैस निर्यात करने की क्षमता आज भी लगभग पूरी तरह से हॉर्मुज पर निर्भर है। वहीं ईरान इस बढ़त को कानूनी रूप देने की भी तैयारी कर रहा है। तेहरान की संसद में कानून का मसौदा लाया गया है। इसके तहत माल के प्रकार और उसकी कीमत के आधार पर ट्रांजिट शुल्क तय किया जाएगा। लेकिन ईरान का असली मकसद बस ज्यादा पैसे कमाना नहीं है। लॉयड के शिपिंग एनालिस्ट रिचर्ड मीट के मुताबिक ईरान की सबसे बड़ी कोशिश है कि दुनिया उसे हॉर्मुज का गेटकीपर यानी कंट्रोलर मान ले। उधर ये युद्ध अब उन गिने चुने मुद्दों में शामिल हो गया है जिनका असर अमेरिकी जनता की राय पर साफ दिखने लगा है। एसोसिएटेड प्रेस एपी के हालिया सर्वे के मुताबिक ट्रंप की लोकप्रियता सिर्फ 33% रह गई है। लगभग यही तस्वीर CNN और YouGov जैसे दूसरे बड़े सर्वे में भी दिखाई देती है। अमेरिका में मिड टर्म चुनाव अब सिर्फ 3 महीने दूर है। ऐसे तो ट्रंप पहले भी कई बार खराब ओपिनियन पोल्स के बावजूद चुनावी नतीजों में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव इसकी मिसाल है। लेकिन अगर नवंबर में रिपब्लिकन पार्टी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाती तो ट्रंप के लिए आगे का कार्यकाल बेहद मुश्किल हो जाएगा। कुल मिलाकर एक तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाई देती है। अमेरिका कई दशकों तक इस बात से डरता रहा कि ईरान कहीं परमाणु हथियार न बना ले, लेकिन अब उसी की वजह से ईरान को मिसाइलों से भी ज्यादा टिकाऊ हथियार मिल गया है। वो समुद्री रास्ता जिसे ईरान अपनी शर्तों पर खोल भी सकता है, बंद भी कर सकता है और उस पर शुल्क भी लगा सकता है। ऐसा हथियार जो हमेशा उसके पास था। दुनिया के तेल बाजार को फिर से हिलाने के लिए अब किसी बड़े युद्ध की जरूरत नहीं है। एक चिंगारी या टकराव पूरी दुनिया ऊर्जा संकट के मुहाने पर ला सकती है और इसकी इकलौती वजह अमेरिका होगा। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। ट्रंप की मुश्किलों की फहरिस्त में एक और नया मामला जुड़ गया है। 25 राज्यों ने मिलकर ट्रंप के नए टैरिफ को कोर्ट में चुनौती दी है। ये सभी वो राज्य हैं जहां डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में है। इन राज्यों ने मिलकर यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रंप प्रशासन द्वारा 60 अर्थव्यवस्थाओं पर लगाए गए टैरिफ के खिलाफ अपील की है। भारत पर भी ये टैरिफ लगाया गया था। डेमोक्रेटिक शासित राज्यों का कहना है कि इन टैरिफ से कंज्यूमर्स और बिजनेसेस के लिए लागत बढ़ती जा रही है, इसलिए राज्यों ने कोर्ट में इस टैरिफ को गैर कानूनी घोषित करने की मांग की है। याद दिला दें कि ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में भारत, चीन और पूरे यूरोप समेत 80 से अधिक देशों पर 10 से 12.5% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। कारण दिया था कि ये सभी देश अपने यहाँ फोर्स लेबर यानी जबरदस्ती मजदूरी से बनाए गए सामान के इंपोर्ट पर रोक नहीं लगा पाए हैं। ट्रंप ने इससे पहले फरवरी में 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया था, जिसकी मियाद 24 जुलाई को खत्म हो गई थी। उसी दिन यूएस ट्रेड एक्ट के सेक्शन 301 के तहत ये नया टैरिफ लगाया गया था। भारत पर इसके तहत 10% टैरिफ लगा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पहले भी ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ्स को गैर कानूनी बता चुका है। अब देखना होगा कि इस नए टैरिफ के खिलाफ की गई अपील पर कोर्ट क्या फैसला ले सकता है। अगली खबर, हमने 3 अगस्त के दुनियादारी के एपिसोड में आपको बताया था कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना 2 साल बाद पहली बार कैमरे के सामने आने वाली हैं। 5 अगस्त को वो दिल्ली में होने वाले एक इवेंट को वर्चुअली लाइव एड्रेस करेंगी। अब बांग्लादेश ने इस पर आपत्ति जताई है और इस पर भारत से स्टैंड क्लियर करने की बात की है। बांग्लादेश ने शेख हसीना को भगौड़ा बताते हुए भारत को चेतावनी भी दी कि अगर इसका असर दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ेगा तो ये अच्छा नहीं है। बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबेद इस्लाम ने हसीना के कार्यक्रम से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए कहा, हम भारत के साथ आगे की सोच रखने वाले नजरिए से आगे बढ़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि इस पर कोई भी असर पड़े। भारत को अपना रुख साफ करना होगा। हम नहीं चाहते कि भगौड़े आरोपियों के बयान से भारत बांग्लादेश के रिश्तों को नुकसान पहुंचे। भारत पहले ही संकेत दे चुका है कि वो नहीं चाहता कि भगौड़े उसकी जमीन में राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हों। इसके बाद शमा उबैद ने कहा कि भले ही ये कार्यक्रम भारत सरकार ने आयोजित नहीं किया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर बांग्लादेश डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए इस मामले को जरूर उठाएगा। फिलहाल भारत की तरफ से बांग्लादेश के स्टेटमेंट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
इस बीच सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि हसीना अपने भाषण में क्या बोलती हैं। वो पहले ही ये ऐलान कर चुकी हैं कि दिसंबर में वो बांग्लादेश वापस लौटेंगी। इसके बाद की उनकी नीति क्या होगी, इस पर कोई घोषणा होने की उम्मीद की जा रही है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दिल लैंड टॉक। शुक्रिया, शुभ रात्रि।